नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आज शोर शराबे वाली डिबेट नहीं, बल्कि एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब हमारा राजस्थान दहशतगर्दों के सीधे निशाने पर है। हरियाणा के अंबाला से पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकियों ने जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस पूरी साजिश का मेन फोकस है राजस्थान और निशाना था राजस्थान का ही हमारा हनुमानगढ़ जिला, क्योंकि दावा है कि हनुमानगढ़ में करीब 5 दिनों तक, सोचिए 5 दिनों तक आईईडी जैसा घातक विस्फोटक छिपा कर रखा गया था। आप सोचिए जरा कि वो 5 दिन कितने भारी रहे होंगे। हालांकि मौके पर आरडीएक्स ना पहुंचने की वजह से साजिशकर्ताओं का प्लान कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन बाय एनी चांस अगर उस वक्त मौके पर आरडीएक्स पहुंच जाता तो जरा सोचिए तबाही का मंजर कितना भयानक और भयावह होता। इन 3 आतंकियों में से एक आतंकी का नाम अली अकबर है, जो अजमेर के गंज इलाके का रहने वाला है। अब उसके भाई अली असगर से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। और आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों राजसमंद से लेकर के नागौर तक कई जगहों पर कई किलो विस्फोटक बरामद हुए थे। ऐसे में इतना तो साफ है कि इन आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए निगरानी लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच उन 5 दिनों तक आईईडी की बरामदगी ना होने के फैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक हल्की सी चूक बड़ी गलती में बदलते हुए देर नहीं लगती। आज की चर्चा इसी पर करेंगे। पाकिस्तान टू राजस्थान विस्फोटक प्लान, हनुमानगढ़ दहलाने की साजिश नाकाम, अजमेर से अंबाला दहशतगर्दों का साया, आरडीएक्स का था इंतजार, कहां तक जुड़े तार, पाकिस्तान टू राजस्थान धमाकों का प्लान। तो आपने देखा किस तरीके से राजस्थान के रास्ते पूरे भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। 13 मार्च को मुझे याद है मैंने ही वो ब्रेक किया था न्यूज, जब हरियाणा के अंबाला से 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक हरियाणा के अंबाला का ही रहने वाला था, एक के बारे में जानकारी मिली कि वो उत्तर प्रदेश का था और एक हमारे राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है। और अभी फिलहाल यहां पर आप देखिए, यहां पर पूछताछ की जा रही है, पूरी यहां पर जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरीके से रेकी की गई। और आखिर 4 दिनों तक आप सोचिए राजस्थान में आईईडी पड़ा हुआ था, लेकिन राजस्थान इंटेलिजेंस को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ आज जुड़ेगा, क्योंकि आज हम आतंकियों के ऊपर चर्चा करेंगे, आज हम सुरक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं यही उम्मीद करती हूं कि इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो मुद्दा है ये आम जनता की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के यशवर्धन सिंह जी जुड़ चुके हैं। यशवर्धन जी स्वागत है। और पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। अब से थोड़ी देर में हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर जी भी जुड़ेंगे और भाजपा प्रवक्ता नीरज जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि अजमेर से लाइव हमारे संवाददाता अशोक भाटी भी जुड़ेंगे, जो संदिग्ध आतंकी के भाई से यहां पर बातचीत करेंगे, जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि क्या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में वो संलिप्त था, क्या परिवार को इसका आभास था। शुरुआत में अनिल जी आपसे ही करती हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 दिन तक एक ही जगह पर आईईडी पड़ा हुआ था। वो तो गनीमत रही कि आरडीएक्स वहां पर नहीं पहुंचा। तो आप क्या मानते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर ऑपरेशनल गैप अनिल जी? जो है बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। इस संबंध में जो हमारी जो एजेंसियां हैं, अब आप देखिए कि ये जो ड्रोन के माध्यम से एक नया रूट तय किया गया है कि लोग बाग उनको कैसे उन्होंने उनको जोड़ा होगा, कैसे उनका मन इस तरफ इस गतिविधि में सम्मिलित करने के लिए उनको जोड़ा गया होगा। आज भी पाकिस्तान से बैठ के वो डायरेक्शंस दे रहा है और यहाँ उसको लोग बाग यूथ फॉलो कर रहे हैं। ये एक यूथ के अंदर एक संवेदनशील मामला है। क्या ये बेरोजगारों की फौज इकट्ठी करके और कुछ इनके माध्यम से कुछ कराना चाह रहा है, या इनको कुछ पैसा दिया गया, या क्या लालच दिया गया, ये कैसे इकट्ठे हुए, ये सारी चीजें जो हमारी है इंटेलिजेंस का, जैसे आपने बताया कि इंटेलिजेंस हमारे पास थी तभी तो ये पकड़े गए। और इनकी जो संदिग्ध गतिविधियां थी उसी को लेके, और जो हाँ इसके अंदर जो स्टेट की एजेंसीज है और जो नेशनल एजेंसी है एनआईए वगैरह, उनको हमें और सतर्क होने की आवश्यकता है। ये मान के चलिए कि इस तरह की चीजें और भी ये
बिल्कुल अनिल जी, पड़ोसी देखिए एक देश है नहीं कई पाकिस्तान, मोर्चों ये पर यहाँ पर करना सवाल उठ खड़े होते हैं, क्योंकि राजस्थान ऐसे भी सीमावर्ती इलाका है। हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत इजीली एक्सेसिबल रहता है, और अब ड्रोन के जरिए विस्फोटक भेजे जा रहे हैं। 4 दिनों तक वो हनुमानगढ़ में रहता है, तो ऐसे में कई सवाल तो उठ खड़े होंगे कि क्या एक बार फिर से इस तरह के स्लीपर सेल राजस्थान में एक्टिव हो गए हैं, जो बहुत खतरनाक है। नीरज जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। नीरज जी, वही सवाल जो मैंने अनिल जी से पूछा कि क्या ये सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक नहीं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसे नेटवर्क बार बार कैसे एक्टिव हो जाते हैं, जबकि हम तो यही कहते हैं, आप तो यही कह रहे हैं कि आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। देखिए, आपने जो सवाल उठाया कि चूक कहां हुई, मुझे लगता है कि आप इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि 2014 के बाद का भारत और 2014 से पहले का भारत। मोदी रिजीम में मिनिमम आतंकवादी घटनाएं हुई। यहां पर आतंकवादी घटना होने से पहले आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है। बम ब्लास्ट से पहले बम ब्लास्ट के लिए लाया गया आरडीएक्स और आईईडी पकड़ा जा रहा है। और एक वो जमाना था 2004 से 14 के बीच में, कांग्रेस का, यूपीए का जमाना, जब आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी और सरकार और पूरा तंत्र सोता रहता था। देश में उन 10 सालों में 7,217 से ज्यादा बम ब्लास्ट और आतंकवादी घटनाएं हुई। और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, चाहे वो बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे बॉम्बे का हादसा हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रहती थी। लेकिन नीरज जी, हो गया 2014 के पहले भारत ऐसा था, 2014 के पहले आतंकवाद की ऐसी स्थिति थी, लेकिन अभी सरकार में आप हैं। अब आपको ये राग अलापना मुझे लगता है बंद करना चाहिए। 2014 के पहले कैसे हालात थे, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। और मैंने डिबेट की स्टार्टिंग में कही थी कि इस इतने संवेदनशील मुद्दे में तो हमें कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहिए सर। जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो करेंगे ना कि किस प्रकार से आरडीएक्स आया और बम ब्लास्ट होने से पहले अरेस्ट किया। आप इसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तंत्र को नहीं मानेंगे। तो देखिए, वो तो बहुत अच्छी बात है ही नीरज जी, तो इसमें नो डाउट बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान दहलता उससे पहले पकड़ लिया गया, ठीक है। लेकिन बात वही है ना कि बार बार राजस्थान में पहुंच क्यों जाता है, इस पर मैंने सवाल पूछा था। ठीक है, 2024 आ रही नीरज जी, आ रही हूँ, चर्चा करेंगे हम, हमारे पास पर्याप्त समय है। यशवर्धन जी, नीरज जी ने जो बात कही कि जब सुरक्षा के मुद्दों की बात आती है तो क्या उस पर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है राजनीति करना? क्या देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा, आपको नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठना चाहिए? आपको एक कलेक्टिव सुझाव यहां पर देना चाहिए कि किस तरीके से इस इतनी बड़ी मुसीबत से भारत मतलब बच सकता है? आपको एक साथ नहीं आना चाहिए इस तरह के मुद्दों में तो एटलीस्ट? नहीं आकांक्षा जी, मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, और मुझे नीरज जी की आवाज भी नहीं आई क्योंकि उनका शायद ऑडियो क्लियर नहीं है। ठीक है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं आज के इस मुद्दे पर। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं अनिल जी की बात से पूरा सहमत हूँ कि राजस्थान लंबा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और जो नई टेक्नोलॉजी जा रही है, जैसे ड्रोन हो गया और सोशल मीडिया हो गया, या सोशल मीडिया कॉलिंग हो गई, जिसको हम ट्रेस नहीं कर पाते क्योंकि सर्वर्स अमेरिका में है। तो इस तरह की जब चीजें हो रही हैं तो हमें और ज्यादा हमारे जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज है उनको और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा। और जो आज ये आतंकवादी पकड़े गए हैं, मैं सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी घटना होने से पहले इनको पकड़ लिया, और पूरा देश, विपक्ष, पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, सब सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़े हैं। इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है नीरज जी ने, मुझे आवाज तो नहीं आई लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि उन्होंने 2014 से पहले का जरूर जिक्र किया होगा, जबकि मैं इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता। मेरे पास पूरी लिस्ट है, अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं 2014 के बाद के सारे आतंकवादी हमले में गिना सकता हूं, लेकिन मैं इस मौके पर गिनाऊंगा नहीं। मैं केवल यही कहूंगा कि हम सब सुरक्षा एजेंसियों के साथ हैं और देश की सुरक्षा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और पहले भी और आज भी भारत की सिक्योरिटी भारत की जनता की प्रायोरिटी है, भारत की दलों की प्रायोरिटी है, और इस पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वाकई यशवर्धन जी, यदि पूरी कांग्रेस और जो तमाम सियासतदान हैं, यदि आपने जो अभी बात कही है इसको वो भी एक्सेप्ट कर ले, इसी तरीके से यदि हमारे देश के सियासतदान चले, तो वाकई मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा और राजनीति इस पर बिल्कुल भी नहीं होगी। अब रुक कर लेते हैं अजमेर का, हमारे साथ अशोक भाटी संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त। अशोक, बात कीजिए, आपके साथ अभी वहां पर कौन कौन मौजूद है, जरा ये भी बताइएगा, और यदि उनके परिजन वहां पर मौजूद है जरा पूछिए कुछ क्या उनकी संदिग्ध गतिविधियां नजर आती थी, और क्या लगता है उनको इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया उनके भाई?
जी बिल्कुल, हम अली अकबर के निवास स्थान पर मौजूद हैं। ये उसका घर है और उनके जो भाई है उनसे जो है कुछ देर पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की, साथ ही जो पुलिस है, गंज थाना पुलिस, उन्होंने पूछताछ की। हालांकि परिवार के सदस्य इस मामले को लेकर बहुत कुछ कह चुके हैं। उनका कहना है कि अब हम इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, जो है वो सरकार के पास है और तमाम जो जानकारियां हैं उन्होंने जो है पुलिस को दे दी और जो प्रशासन है उनको दे दी। उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह का ये परिवार था, क्या लगता है कि कोई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते थे पहले, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो किसी से बोलता भी नहीं था, चालता भी नहीं था, सैंपल आता था, चला जाता था। वो शुरू से ही ऐसा ही था, शांति वर्ण का। शुरू से ऐसा था, शांति वर्ण वाला आदमी, ना किसी ज्यादा बात करता था ना कुछ। वो अपने दिन भर सोना, रात को टेम्पो चलाना। आप पूरे मोहल्ले में सर्वे करोगे ना तो आप 100 में से 99 आदमी बोले किसी से बात ही नहीं करता था वो। शानदार, और ऐसा कुछ ही नहीं है। और अगर लगा कि उस पर कोई जुर्म साबित होता है तो फिर जो सरकार करेगी वो मंजूर है। बाकी परिवार में उसके फादर को देख लो, उसके फादर ऐसे बंदे हैं, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद दरगाह में, अभी पूरे रमजान में 10 दिन दरगाह बैठते हूँ, रहते ही नहीं है बात। वो सीधा आदमी है, 2 कमरे का मकान है उनका ही है। ऐसा भी नहीं कोई बंगला बना लिया हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी नहीं। कभी भी ऐसा होता है कि 1500 के लिए परेशान रहते हूँ। तो कोई आर्थिक तंगी भी थी, ऐसा भी है, कोई परेशानी थी पैसों की जिसको लेकर उसने इस तरह का कदम उठाया हो, किसी से संपर्क में आया हो? जैसे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के शहजाद भट्ट से वो संपर्क में आया था और उसके साथ 3 दोस्त और मिल गए और उसके बाद इन्होंने इस तरह की साजिश रखी जो राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी धमाकों की साजिश थी। नहीं, अगर वो ऐसा लगा कि भाई भट्ट के साथ है, लेकिन 3 लोग और भी बता रहे हैं अभी। अब हो सकता है 3 लोग जैसे मेहमान लोग आते हैं यहाँ, ऑटो में बैठ गया, उसको कुछ बेला फुसला के चल मैं तेरा काम करा दूंगा, इस तरह से ले गया, वो भी बात भी हो सकती है। अब बहुत सारा जा ही नहीं आता, अजमेर में जा ही नहीं आता, ले गया कोई बिना बेला फुसला के तेरा काम करा दूंगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जुर्म साबित हो जाएगा ना उसके ऊपर, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो जांच का आदेश एनआई जांच कर रही है, और अगर जी अशोक, एनआई ने जांच में आदेश दे दिया कि भाई है जुर्म, तो फिर हम उसको, परिवार से हमारा कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, परिवार से कोई मतलब नहीं है। मूलतः जो है ये पिसांगत थाना के गोविंदगढ़ क्षेत्र है, वहां के रहने वाले हैं। जो पिताजी थे रमजान जी, वो वहां के रहने वाले थे, रोडवेज के कंडक्टर वो थे। और बिल्कुल अशोक, और जैसे कि रिश्तेदार बता रहे हैं कि किसी को अंदेशा तक नहीं था और आसपास के पड़ोसियों से भी जब आपने बातचीत की तो उनका भी यही कहना है कि एकदम शांत स्वभाव का, दिन भर सोता था, रात में टेम्पो चलाता था। लेकिन ब्रेन वॉश आखिर कैसे हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अनिल जी, अगला सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि 20 से 25 साल जितने भी ये जो संदिग्ध आतंकवादी हैं, इनकी उम्र सिर्फ 20 to 25 ईयर्स थी, लेकिन इरादे इतने खतरनाक कि आप सोचिए ये पूरे राजस्थान को, पूरे भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन प्लान ए से प्लान बी में ये शिफ्ट हुए क्योंकि आरडीएक्स नहीं पहुंच पाया। तो क्या प्लान सी भी हो सकता है? क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है कि अभी जो चौथा आका हो वो कहीं पर बैठा हो, वो अभी कुछ दूसरी साजिश रच रहा हो। तो अब किस तरीके से हमारे एजेंसियों को काम करना पड़ेगा सर? हाँ, नहीं, इस संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि चौथा हो, 5वां भी हो, कहीं स्लीपर सेल और भी कहीं हो। इन्होंने अलग अलग शहर के लिए इतनी जगह रैकी की है, ये जो इकट्ठे किए हैं। तो देखिए कि ये इन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया, इन्होंने अब चंडीगढ़ रैकी की है और इवन पुलिस थानों की रैकी की है। और कई तो ऐसे स्थान है जहां पर काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके इन्होंने किए। ये था, ये कम से कम इतना नुकसान पहुंचा सकता था भीड़ भाड़ के अंदर कि 1500 आदमी इसकी जद में आते। ये 500 से 1000 मीटर की जो रेंज थी इसकी, अगर ये टिफिन के अंदर इस तरह से आरडीएक्स करके और ये छोड़ भी जाते तो वहां पर काफी नुकसान होता जान माल का। ये एक तो है। दूसरा, आपने जो पूछा है कि इसके अंदर और भी संदिग्ध हो सकते हैं, ये पूछताछ के अंदर आएगा। ये बात मान के चलिए कि इसके अलावा भी ये तो जो फील्ड के अंदर है, स्लीपर सेल तो ऐसे हैं कि वो हमें पता ही नहीं लगता है, वो एक कॉमन मैन की तरह है। अभी जैसे मान लो ये ऑटो रिक्शा या रिक्शा चला रहा है तो ये एक तरह से कॉमन मैन समझ के इसको लोग बाग नजरअंदाज कर रहे थे या इसके बारे में कोई। तो और भी इस तरह के जो अंबाला है या चंडीगढ़ है या जहां पर है, ये पूछताछ से सामने आएगा कि इनको किसने ये किया। और ये ब्रेन वॉश एक दिन का नहीं है, ये ब्रेन वॉश
होना चाहिए। साल 6 महीने 2 साल का कुछ लालच दिया होगा पैसे के लिए, वो यहाँ घर से कह के गया 15 दिन बिल्कुल मैं अनिल जी, क्योंकि दिल्ली अभी जाके आ उनके रहा हूँ। भाई का एक जगह मैं इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें उन्होंने यही कहा कि वो 1,000 रुपए लेकर के निकला था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, फिर 500 रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे। आर्थिक उसकी जो स्थिति थी वो ज्यादा ठीक नहीं थी। तो क्या एक बहुत बड़ा वजह ब्रेन वॉश का ये भी हो सकता है? नीरज जी, आप जरा ये समझाइए कि अगर इस तरह की आर्थिक तंगी होगी, कहा जा रहा है कि वो बेरोजगार था, सिर्फ टेम्पो चलाता था, तो ये तो बहुत ईजिली हो जाता है लोगों को इस तरह से फिर बरगलाना। लोग कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि आप हमारे साथ इस तरह का संगठन ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप भारत को दहलाइए। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है सरकार के सामने? देखिए, मुझे लगता है आप आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो शायद अभी हमारे जो आपके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया उसके फादर रोडवेज में कंडक्टर थे, मतलब सरकारी मुलाजिम थे। तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला विषय तो समाप्त होता है। दूसरा, जिस व्यक्ति से अभी ये बात करते हैं उनके रिश्तेदार से, वो लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और उनका अगर मान लीजिए कि वो रोजगार नहीं था तो वो टेम्पो चलाते थे। ऑटो चलाना कोई रोजगार नहीं है ऐसा तो नहीं है, वो भी एम्प्लॉय तो थे ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें माइंडसेट नजर आता है, क्रिमिनल माइंडसेट और टेररिज्म का जो सेटअप है, कि अजमेर जो एक सेंटर पॉइंट है जहां पर लगातार देश भर से विदेश से इस प्रकार के लोग आते हैं, क्योंकि अजमेर वो स्थान है जहां पर डेविड हेनरी कोलमैन ने भी आकर के यहाँ पर रैकी की थी, दाऊद इब्राहिम से भी यहाँ कनेक्शन पूर्व में मिले हैं। और तो और अजमेर में दरगाह में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी आतंकवादी गतिविधियां कहीं ना कहीं शामिल थी। और इसके अलावा अभी हाल ही में अजमेर के अंदर जो सर तन से जुदा नारे लगाने वाले इस प्रकार के लोग वहां पर रहते हैं भी पाए गए। पीएफआई और सिमी का कनेक्शन अजमेर में मिला है। नीरज जी, तो क्या अजमेर लगता है एक आपको, में क्या वजह है कि इस epic तरीके center से हमें लग रहा है कि जहां इस प्रकार के राजस्थान लोग- बारूद के ऊपर बैठा हुआ है? क्या वजह आप इसकी देखिए, मानते हैं? अब तो सरकार में आप है, केंद्र देखिए, सरकार भी आपकी है, तो मुझे बिल्कुल तो मैं लगता है बता रहा कि हूं अब काफी कि हद तक समाधान होना 2025 में चाहिए। बिल्कुल 2025 में एनआईए ने ऐसे ही 5 आतंकवादियों को पकड़ा जिनका कनेक्शन राजस्थान से था। 2024 में ऐसे ही आतंकवादियों को पकड़ा गया। और अभी भी ब्लास्ट से पहले ये गिरफ्तारी अपने आप में बताते हैं कि सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत है और हमारी जो सुरक्षा ढांचा है उस पर कितनी मजबूती से लेकिन काम नीरज हो जी, रहा है। पार्सल के जरिए आईईडी पहुंचा था, पार्सल के जरिए, तो ये भी तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि चूक है कि पार्सल के जरिए इतना आसान हम सामान भिजवाते हैं और ये लोग आईईडी भिजवा दे रहे हैं। अगर आपने इसकी पूरी जानकारी ली तो ध्यान में आया होगा, ये अमृतसर के जरिए, ड्रोन के जरिए आया अमृतसर में पंजाब से, और पंजाब से इसको राजस्थान से लेकर हरियाणा में अंबाला तक शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसी प्रयास को असफल करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार इसको वॉच कर रहे होंगे और उसको वॉच करते हुए इनको अरेस्ट किया है, वॉच करके इनको अरेस्ट किया है, इनसे आरडीएक्स जब्त किया है। तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए काम कर रही है। और जो इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को करने में लगातार जो षड्यंत्र रच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी गाज गिरने जैसा ये है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद में लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम कर रही है। उन्होंने यूपी मॉड्यूल को बाकी नीरज जी, डर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में कितने मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और उसके पहले जिस तरीके से पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हो रहा था। एजेंसियों ने दिल्ली में भी सुरक्षा एजेंसियों के डर के मारे ही उस आईडी को लेकर वो जा रहा था और वो ब्लास्ट हुआ। वही बात है ना नीरज जी, हम लोग भी उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं कि प्लान ए इनका फेल हुआ, तब अंबाला से इनकी गिरफ्तारी हुई है, वरना ये सोच रहे थे कि हनुमानगढ़ को ही दहलाएंगे। यशवर्धन जी, आपको क्या लगता है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की और जरूरत है या फिर केंद्र की विफलता इसे आप मानते हैं? आकांक्षा जी, इसको केंद्र की विफलता नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि आप इसको गलत, सॉरी यशवर्धन जी आप बोलिए। जी जी जी, यशवर्धन जी। मैं आकांक्षा जी फिर यही कहूंगा कि मैं इस विषय पर कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा हम सुरक्षा अपरेटस को अपग्रेड करते हैं, आतंकवादी उससे आगे की सोचते हैं, उनको कहीं से मदद भी मिलती है, फिर हम उनके बराबर आते हैं। तो ये लगातार एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी किसी युग में रुकने वाला नहीं है, ये लगातार चलेगा। हमें लगातार विजिलेंट रहना पड़ेगा और पूरे देश को इस विषय पर एकजुट होकर, एक राय होकर काम करना पड़ेगा। राजस्थान की जो संस्कृति है वो कभी भी इस तरह की नहीं रही जिसमें कि देश विरोधी हरकतें हों। और आपको याद हो तो जी, फिर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर फिर क्यों कांग्रेस सवाल उठा देती है? आपके तो कई ऐसे प्रवक्ता भी आपकी ही पार्टी से जुड़े हुए हैं कि जब सरकार या फिर सेना इस तरह के कदम उठाती है, आप तो भाई देश की एकजुटता की बात कर रहे हैं, फिर इस तरह के बयान क्यों आ जाते हैं यशवर्धन जी? आकांक्षा जी, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर जब जारी था तब पूरा विपक्ष ने कहा कि हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। सवाल तब उठे जब एक दूसरे देश का राष्ट्रपति
ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा करता है और हमारी सरकार उसको चुपचाप मान लेती है और उस पर कोई अपना बयान नहीं देती है। ट्रंप लगातार कम से कम 50 बार बोल चुके हैं कि मैंने धमकाकर दोनों देशों के नेतृत्व को धमकाकर कि मैं तुम्हारा बिजनेस बंद कर दूंगा, उनको धमकाकर मैंने सीज फायर करवाया। ये बड़ी ओछी बात थी और इस विषय पर विपक्ष ने कहा था कि कम से कम एक बयान टॉप लीडरशिप से आना चाहिए। उधर से राष्ट्रपति अगर बोल रहे हैं तो हमारी तरफ से भी उसी की स्ट्रेचर के जो पद हैं उनको बोलना चाहिए कि नहीं, हमने किसी के दबाव में ऐसा नहीं किया, लेकिन हम बोले नहीं, हम दब गए बुरी तरह। और हमने जो 2019 में ईरान के मामले में आत्मसमर्पण किया था वही आत्मसमर्पण अब तक चला आ रहा है। अभी रूस का हमने तेल बंद कर दिया। तो इस तरह की बातें थी। उस विषय पर बात हुई थी कि कोई दूसरा देश भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाएगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा तो विपक्ष उसको सहन नहीं करेगा। उस विषय पर कंट्रोवर्सी थी। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा विपक्ष साथ था, कभी कोई पॉलिटिकल बयान नहीं आया विपक्ष की तरफ से। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, दे रहे हैं इतनी अच्छी, मतलब इतने आराम से ये चर्चा हो जा रही है, मुझे तो लगा था कि बहुत हमलावर आज आप रहने वाले हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हम ग्राफिक्स भी यहां पर चला रहे हैं कि नागौर में जनवरी 2024 में 10 टन अवैध विस्फोटक मिला, फिर मार्च 2024 में जयपुर में पाकिस्तान से भेजा गया आईईडी बरामद किया गया, दिसंबर में भी 150 किलो अवैध अमोनियम नाइट्रेट मिला था। यानी कि बैक टू बैक इस तरह का विस्फोटक सामग्री राजस्थान में मिल रही है। तो अब सुरक्षा एजेंसियों को और किस तरीके से अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा हमारे साथ दिक्कत यही है कि हम सीमावर्ती मतलब बॉर्डर हम पाकिस्तान से शेयर करते, तो ऐसे में क्या कदम उठाए जाए सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, और आम जनता भी सतर्क रहे, क्योंकि अब पार्सल तो बहुत ही इजी एक्सेसिबल हो गया है। नहीं, एक्सेसिबल तो हो गया, जैसा आपने बताया कि अभी 10 क्विंटल के करीब नागौर के अंदर वो मिला। तो ये हमारे क्या है कि ये पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की। एक तो बॉर्डर मिलता है, दूसरा तो माइनिंग का काम हमारे यहाँ होता है। तो माइनिंग के अंदर बकायदा जो हमारी मैगजीन्स है वहां से लाइसेंस के थ्रू ये डिटोनेटर, आरडीएक्स और ये सप्लाई होते हैं। तो क्या हमारे वहां पर भी कुछ ऐसे लोग बाग हैं जो फायदे के लिए जो माइनिंग होती है वो इलीगल माइनिंग करने के लिए उनको वहां से अलॉटमेंट कैसे मिल रहा है, क्या उसमें लूपहोल है, क्या वो कोई ऐसी माइनिंग्स के आधार के ऊपर लेके और कहीं वो कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और उसको फिर बाद में ये इस तरह के जो गतिविधि वाले हैं वहां से हो सकता है कि पाकिस्तान से ये सिर्फ आया हो और बाकी का सामान यहाँ से उनको मिलने वाला था, वो टाइम पे नहीं मिल पाया। तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सही है। तो हमें भी हमारी देखने की आवश्यकता है कि जो मैगजीन्स के लाइसेंस है उनको समय समय पर चेक किया जाए और उनका स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जाए कि ये इलीगल माइनिंग वाले तो नहीं ले जा रहे। कहीं बहुत सारे लूप होल्स तो हैं ही जिसका फायदा इस तरह के संदिग्ध आतंकी उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि राजस्थान को दहला देंगे, पूरे भारत को दहला देंगे। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी बहुत अलर्ट है, इनके किसी भी मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया यशवर्धन जी, नीरज जी, अनिल जी और अशोक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अजमेर से हमारे साथ लाइव जुड़े। तो देखिए, पाकिस्तान टू राजस्थान धमाकों का प्लान, उम्मीद यही करते हैं कि हर बार इसी तरह हमारी सुरक्षा एजेंसियां तत्परता के साथ काम करेंगे और आतंकियों को धर दबोचा जाएगा। और इस पूरे खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा वो न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।